साथियों, मैं डॉक्टर रुचि कपूर भारतीय, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय महिला विंग सदस्य, बरेली प्रभारी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से एक बार फिर आप सबके समक्ष कुछ राजनीतिक बातों का विश्लेषण लेकर के इस कोरोना महामारी के महाकाल के बीच में जो एक राजनीतिक पारियां खेली जा रही हैं, उस चीज़ का कुछ छोटा मोटा अपनी यथाशक्ति संभव विश्लेषण के अनुसार आप लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि अभी बहुत जल्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है आपका ये कोरोना महामारी के लिए जो है एक बजट पास किया गया है, जिसे हम एक कह सकते हैं कि एक रेमेडी पास की गई है, जिसमें कि 20 लाख करोड़ का जो है बजट प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया था। लेकिन अगले ही दिन आकर के शाम के 4 बजे सीतारमण जी के द्वारा बताया गया कि ये थोड़ा और ऊपर मीन्स राउंड ऑफ फिगर देखा जाए 21 लाख करोड़ के आसपास का बजट पास किया गया है। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये चाहे 21 लाख करोड़ का बजट है, चाहे 20 लाख करोड़ का बजट है, और हम कह रहे हैं भले ही 50 लाख करोड़ का बजट है, क्या ये धरातल तक जाएगा? क्या ये जहाँ ग्राउंड ज़ीरो, जहाँ मज़दूरों को ज़रूरत है, क्या ये बजट वहाँ तक पहुँच पाएगा? नहीं, वहाँ तक तो पहुँचने की बात बहुत ही दूर है। अगर सरकार ने सही टाइम पे सही रूप से व्यवस्था की होती, क्या तो केंद्र सरकार और क्या राज्य सरकार, केजरीवाल साहब तक इस चीज़ को मान चुके कि हाँ, चूक तो कहीं ना कहीं हुई है हमारे प्रबंधन में, हमारी मज़दूरों के प्रति जो एक प्रबंधन होना चाहिए था, उन्हें उनके प्रवासी मज़दूर जो हैं उन्हें उनके घरों तक पलायन कराने के लिए जो एक मैनेजमेंट होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। वो भी इस चीज़ से सहमत हो चुके हैं। अगर सही टाइम पे सही निर्णय, सही फैसला ले लिया जाता इन मज़दूरों के लिए, तो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम या इतनी ज़्यादा उन मज़दूरों के ऊपर जो एक विपदा आकर के पड़ी है, एक तो कोरोना बीमारी जो संक्रमण के से फैलती है, उससे ज़्यादा वो भुखमरी से मर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा अब अपने घरों पे जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। कितने मज़दूरों की, कितने छोटे छोटे बच्चों की मज़दूरों के रास्ते में मौत हो चुकी है। हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, डेली अपडेट न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि घर से 10-10, 15-15 दिनों पहले वो लोग गुड़गांव से, नोएडा से, गाज़ियाबाद से, आपके बोरीवली से, आपके बांद्रा से निकले हुए हैं, और जगह जगह राज्य सरकारों की जो अपने अपने बॉर्डर्स बने हुए हैं, वहाँ उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो बाहर किसी और बॉर्डर से आए हुए हैं और वहाँ आकर के कहीं कोरोना का संक्रमण ना फैल जाए। इस चक्कर में उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उनको कहीं किसी राज्य में उन्हें वापस वहीं वापस भगाया जा रहा है कि आप लोग जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाइए, और जबकि मज़दूर का ये कहना है कि साहब, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ से हम आए हैं, चाहे वो गाज़ियाबाद हो, नोएडा हो, आपका गुजरात हो, आपका महाराष्ट्र हो, कि वहाँ पे हमें काम नहीं मिल पा रहा है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, लॉकडाउन हुआ पड़ा है, कि आप कुछ नहीं दे सकते तो हमें मौत दे दो, इससे अच्छा। मज़दूर इतने बेबस हो गए हैं कि हमें काम नहीं मिल पा रहा, रोज़ी रोटी नहीं मिल पा रही। रिक्शे वाला कह रहा है कि अभी तक मैं रिक्शा चला के अपने घर की रोज़ी रोटी चला रहा था, लॉकडाउन के कारण आखिरकार मुझे रिक्शा तक बेचना पड़ गया, लेकिन अब मेरे पास कुछ बेचने को नहीं बचा, तो मैं क्या करूं? मुझे वापस अपने गांव, अपनी जगह वापस जाना पड़ेगा, अपनी जड़ पे वापस जाना पड़ेगा। कितने दिन पहले के लोग निकले हुए हैं और अभी तक वो अपनी जगह पे, जहाँ 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगते थे उन्हें अपने निवास पे पहुँचने पे, वहाँ अभी तक वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। 15-15, 20-20 दिन गुजर रहे हैं। कितनी हमारी बहनें हैं जिन्होंने प्रसव, गर्भवती महिलाएं चलती हुई जा रही हैं, 1600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर का दायरा आपका माप रही हैं, और बीच में ही उनके प्रसव उठ गए, बच्चे को जन्म दिया, उसके 1 घंटे बाद वो फिर दोबारा उठ करके खड़ी हो गई अपनी मंजिल पे निकलने के लिए। आप सोचिए, उन मज़दूरों का दर्द सोचिए। एक औरत 1600 किलोमीटर चल के, अब फासला तय करके अपने घर पहुंचने के लिए पाँव में छाले हो गए हैं, घिस गए हैं पैर उनके। एक महिला अपने बच्चे की, 4 साल के बच्चे की लाश को लिए हुए चल रही है कि कैसे ही मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं।
इसका काम सारा जो भी है कर्मकांड अपने गांव जाके कर सकूं। उनके मनोदशा आप सोचिए, इतने सब कुछ के बावजूद वो कैसे हिम्मत रखे हुए हैं। 2-2 3-3 दिन के बेचारे बेबस भूखे प्यासे चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, लेकिन जो ये गर्मी का समय चल रहा है, लू चल रही है, उत्तर से लेकर के और आपके यूपी से लेकर के और महाराष्ट्र तक जो लू का एक तपन का माहौल चल रहा है, आप सोचिए कि ये लोग, हम घरों में रह करके इतनी गर्मी का महसूस कर रहे हैं, तो इन लोगों की सड़क पे चलते हुए क्या हालत हो रही होगी, कितनी बेबसी की हालत है। जो 1947 में जैसे पलायन हुआ, भारत से फलाने देश में पलायन हुआ, आज भी वो स्थिति कोई कम नहीं है। आज हमारे देश का मज़दूर पलायन करने के लिए मजबूर है, एक मज़दूर मजबूर है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो कल भी मज़दूर था, वो आज भी मज़दूर है, वो कल भी मजबूर था, वो आज भी मजबूर है। राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार एक दूसरे पे अपना तिगड़म फोड़ रही हैं कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने फैसला लेने में बहुत देर की है। चाहें तो ट्रेनें चला करके वो धीरे धीरे कुछ टुकड़ियों में कुछ ग्रुप्स बना करके 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार लोगों के ग्रुप बना करके मज़दूरों को चाहती, तो वो नियत समय से अब तक मज़दूर शायद अपने घर पहुंच चुके थे। और ये मेरा कहना नहीं, मज़दूरों का खुद का कहना है, मज़दूरों के खुद के विचार हैं कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो अभी तक हम अपने घर होते, कुछ टुकड़ियों में हमें पहुँचा सकती थी, पलायन कर सकती थी हमारा। राज्य सरकारों की क्या गलती रही है कि उनके पास सरकारी बसें हैं, वो ये चाहते तो सरकारी बसों से अभी तक मज़दूरों को पहुंचा सकते थे, लेकिन एक दूसरे पे टालने से ही फुर्सत नहीं है यहाँ तो। लेकिन एक दूसरे पे गलतियाँ टालने से नहीं चलेगा साहब। जो देश को गंदा बोलते थे, जो देश को अपने छोड़ के चले गए, अपनी जड़ों को छोड़ के विदेशों में जा कर के लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अपने देश को छोड़ करके कि भारत रहने लायक नहीं है, भारत ये भारत वो, उनके लिए प्लेन भेजे जा रहे हैं, उनके लिए मदद की जा रही है, उन्हें प्लेनों से वापस बुलाया जा रहा है। लेकिन जिस मज़दूर ने, जिस किसान ने, जिस मज़दूर तबके ने आपके राष्ट्र का निर्माण किया है, बड़ी बड़ी जो आपकी सरकारी इमारतें हैं उनका निर्माण किया है, बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया है, जिन शहरों का निर्माण किया है, वो आज की डेट में जो इतने लंबे हाईवे होते हैं, उन सड़कों को अपना पैदल चल कर के अपने धीरज से नाप रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि जो देश के ना हो सके, आप उनके लिए प्लेनों की सेवाएं दे रहे हैं। और जिन्होंने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है, अपने खून पसीने से इन दीवारों को बनाया है, एक एक ईंट की चिनाई की है, उनके लिए इतनी भी मदद नहीं कि रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। और क्या हिंदू और क्या मुसलमान करते हैं आप साहब? ज़िंदगी की हकीकत के धरातल पे उतरिए। एक मज़दूर के अंदर अगर वो गौरव था, चाहे वो अमृत था, चाहे XYZ कोई भी था, जरा से कोरोना के लक्षण मिलते ही ट्रक ड्राइवर ने उसे नीचे उतार दिया। लेकिन उसका ही एक मुस्लिम दोस्त था, XYZ कोई भी दोस्त था, जो खुद भी उसके साथ उतर गया कि मैं आखिरी दम तक अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप लड़ाइयाँ और जंग और भेदभाव करना छोड़िए साहब। ये भारत की जनता है, एक साथ मिलकर के ये वोट डालने जाती है, तब हिंदू मुसलमान नहीं देखे जाते। एक साथ बॉर्डर पे जब हमारे जो सैनिक हैं वो लड़ रहे होते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि तू हिंदू है तो तू मुसलमान को गोली चला, मैं मुसलमान हूँ तो मैं हिंदू को गोली चलाऊँगा। वो भारत के होकर के, एक भारत होकर के हमारी देश की सीमाओं पे लड़ते हैं अपने देश को बचाने के लिए। तो ये जातिगत, ये सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाना छोड़िए। इस टाइम समय की जो डिमांड है वो ये है कि जो सबसे निम्न हमारा तबका है और जिसने सबसे ज़्यादा राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दिया है, उसकी सबसे ज़्यादा मदद करी जाए। अभी कुछ समय पहले ही दिखा रहे थे न्यूज़ पे कि बांद्रा में क्या हालत हो रही है। लोग इस बेबसी से नहीं मर रहे हैं, इस बेबसी से उनके बीच भागा दौड़ी नहीं हो रही है कि कोरोना संक्रमण, सोशल डिस्टेंसिंग, वो ये कह रहे हैं साहब हम कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले अपनी भूखमरी से मर जाएंगे, हमें हमारी जगहों पे, हमारी जड़ों पे वापस भेज दो, कैसे भी भेज दो।
ये सरकार के प्रबंधन में ही कमी है ना, वरना इतनी एक साथ भीड़ टूट करके बांद्रा पे कैसे आ जाएगी जब लॉकडाउन की स्थितियां चल रही हैं, जगह जगह बैरियर बने हुए हैं। आप खुद बताइए, अपनी राय दीजिए, कैसे आ जाएगी इतनी भीड़। दसियों हजारियों मज़दूरों की भीड़ आई हुई है, और जबकि किन के लिए ऑर्डर थे कि जिनका केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है, केवल उन मज़दूरों को जाने के लिए ट्रेनों में अलाउ किया जाएगा। इतनी भीड़ आई तो आई कैसे? अभी तक नहीं आ रही थी भीड़, जब तक अपने आप बैरियर तोड़ तोड़ करके तो नहीं आ जाएंगे ना मज़दूर। इतनी तो हम सब बुद्धिजीवी नहीं हैं, लेकिन इतनी बुद्धि तो रखते हैं हम सब। कहीं ना कहीं प्रबंधन में कमी है, और तिगड़म सारा निम्न वर्ग पे फोड़ा जाता है। आप ये सोचिए, इनमें से अगर 2 मज़दूर भी कोरोना पॉजिटिव हुए तो कितना बड़ा कम्युनिटी स्प्रेड होगा। आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं। देश की जनता के लिए सोचिए। MSME जो लॉन्च किया है आपने, आप ये बताइए कितने लोगों को, मध्यम वर्गीय, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरों में स्वरोजगार जो कर रहे हैं, कितना उन तक पहुंचने वाला है। ये बिल्कुल गलत है। मैं विरोध करती हूँ इस चीज़ का कि ये जो ज़मीन, जो धरातल है, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगी ये सुविधाएं। और दूसरी चीज़ ये रही कि अगर आपको कुछ करना ही है देश के लिए, आप सहायता करना चाहते हैं मज़दूरों की, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और आपके बिल्कुल नीचे तबके लोगों की, तो आप ये करिए ना कि उन तक ये लोन की सुविधा क्यों करी है आपने। लोन अगर वो ले भी लेते हैं तो लोन चुकाने के लिए उनकी EMI भी तो भरनी होंगी। वो पैसा कहाँ से लाएंगे? आज से जो आज देश की आर्थिक हालात हैं, जो आज देश की आर्थिक स्थिति है, आप कैसे सोच सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में चाहे धीरे धीरे भी लॉकडाउन की स्थिति खुलती चली जाए, फिर भी व्यापार या जो भी ठेले फड़, जितने भी लोगों के अपने रोज़गार हैं, एकदम से तो बैलेंसिंग नहीं हो जाएंगे ना। धीरे धीरे टाइम लगना है उनमें। तो अगर आप लोन दे भी देते हैं, साल भर का आप टाइम देते हैं कि साल भर के बाद में आप लोग इनकी जो किस्तें हैं वो दीजिएगा, लोग कैसे लाएंगे? आपको करनी है मदद, आर्थिक मदद, तो आप उनकी कैश से आर्थिक मदद करिए, लोन मत दीजिए। लोन से कुछ कम राशि दे दीजिए, लेकिन उनकी आर्थिक मदद करिए आगे आकर के। लोन तो वही हो गई साहब कि राजा जब एक साहूकार बन जाए तो व्यापार ही होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। और इसका हर्जाना कौन भुगतेगी? प्रजा भुगतेगी। तो ऐसा ना करें, जनता की आर्थिक रूप से मदद करी जाए। आपको कुछ करना है तो जो अभिभावक हैं उनकी बच्चों के जो भविष्य की एक तलवार उनके सिर पे अटकी हुई है कि हम इस टाइम घर की रोटियां चलाएं या बच्चों की फ़ीसें भरें, उन बच्चों की फ़ीसों में या तो रियायत कराई जाए या उनकी फ़ीस कुछ समय के लिए माफ़ कराई जाए। पढ़ाइयाँ चल नहीं रही हैं अभी। ऑनलाइन पढ़ाई, कितनी पढ़ाई होती है? 45 मिनट की पढ़ाई की क्या फ़ीस है? उसमें टीचर्स की मेहनताना, आप कहते हैं कि मेहनताना बहुत लगती है, लेकिन एक 45 मिनट की पढ़ाई में उस अभिभावक की कितनी मेहनताना लगती है देने के लिए फ़ीस। आप ये तो सोचिए। आपको कुछ करना है, फ़ीस में रियायत कराइए, लोगों की आर्थिक रूप से मदद करिए। मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, नीचे तबके के लोगों की, मज़दूरों की, मज़दूर वर्ग की, इन लोगों की आर्थिक मदद करिए। उनके बच्चों की फ़ीसों के लिए माफ़ी कराइए, कम से कम साल भर के लिए। और जितने भी मध्यम वर्गीय आपके लोग हैं जिन्होंने कुछ भी लोन ले रखा है, होम लोन है आपका, कार लोन है या किसी भी तरीके का लोन है, कोई फाइनेंस लोन है, कोई बिज़नेस लोन है, लोग लेते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो 1 साल तक के लिए ये मेरा सरकार से अनुरोध है कि 1 साल तक के लिए EMI को बिल्कुल बंद कराइए। लोगों पे खाने के लिए रोटी नहीं है, वो EMI कहाँ से भरेंगे? प्लस उनकी इंटरेस्ट भी नहीं लगनी चाहिए। जो भी है अगले साल से शुरुआत होनी चाहिए इस चीज़ की। 1 साल तक के लिए बच्चों की फ़ीस या तो माफ़ कराएं या कुछ रियायत कराएं। कम से कम पेट में अगर भर पेट खाना नहीं मिलेगा तो कुछ तो आलन लगेगा। पूरी फ़ीस माफ़ नहीं होगी तो कुछ तो माफ़ होगी, कुछ तो डिस्काउंट होगा, कुछ तो रियायत करिए। इसी तरीके से EMIs का करिए, लोगों को आर्थिक मदद करिए, मज़दूरों को सरकारी बसें अवेल करा करके उनके घरों तक पहुंचाइए।
देश में कितने असिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं। सबसे बड़ा एक जो विस्फोट है देश में यही होने वाला है। जिनके लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, कोरोना के जो लक्षण पाए जा रहे हैं उनके टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जिनमें कोई लक्षण नहीं है उनका क्या करेंगे आप? हमें और आपको पता भी नहीं है कि कितने ऐसे लोग होंगे, कितनी परसेंटेज होगी। तो आप रैंडमली टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं? हर समुदाय में, हर कम्युनिटी में, हर क्षेत्र में, हर सिटी में, हर कस्बे में कुछ अगर आप कराएंगे, धीरे धीरे कोशिशें कामयाब होंगी। एटलीस्ट जितने असिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो सामने निकल कर के आएंगे, जिनसे खतरे की जो एक तलवार है समुदाय से, उन्हें अलग कर सकेंगे, उन्हें क्वारंटाइन कर सकेंगे। अब जितने मज़दूर अपनी अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर उनमें से कुछ मज़दूर भी असिम्प्टोमेटिक केसेस हुए या फिर सिम्प्टोमेटिक केसेस हुए या प्री सिम्प्टोमेटिक केसेस हुए, आप सोचिए उनसे कितना कम्युनिटी स्प्रेड होगा। गांव के लोग हैं वो, गांव में कितना भयंकर फैलेगा। ज्ञान होता है या प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इतनी सेफ्टी के साथ क्या फ़ॉलो कर पाएंगे वो लोग इस चीज़ को कि अपनी पहले रोटी को देखेंगे वो, या फिर प्रोटोकॉल्स फॉलो कर पाएंगे? तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि जो मेन जड़ें हैं, जो मेन ज़रूरतें हैं आज की, आप उस पर पहले गौर करिए, बजाय कि प्रवासी मूल प्रमाण पत्र कहीं का देने के या फिर 21 लाख 20 लाख करोड़ का बजट पास करने से कुछ नहीं होगा। इन जो मेन ज़रूरतें हैं देश की, मज़दूरों की, जो जिनसे हमारा देश बना है, गरीबी की रेखा बहुत बड़ी है साहब, बहुत बड़ी है। इस देश में भूख बहुत बड़ी है। बहुत गुमान था इन लंबी लंबी सड़कों को अपनी लंबाई पर। हमारे देश के मज़दूरों ने अपने कदमों से इनकी लंबाई नाप डाली है। ये हमारे देश के मज़दूरों की ताकत है। 2 वक्त की रोटी नहीं मिलने पर भी लगातार धूप में और लू का सामना करते हुए अपने लक्ष्य पे, अपनी जगह के लिए निकल चुके हैं वो, बेपरवाह होकर के कि रास्ते में कहीं मौत ना आ जाए। तो ये हमारा भारत देश है, हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। उसके निर्माण के लिए, उसके पुनः निर्माण के लिए कार्य करिए। बाकी मैं सरकार की ये जो नीति 21 लाख करोड़ की ये जो भी आपने प्रोपेगेंडा बनाया है, मैं इसका विरोध करती हूँ। अगर यही चीज़ें मज़दूरों के लिए की होती तो शायद आज वो अपने घर में आराम से बैठे होते, 2 वक्त की चैन से रोटी खा रहे होते, अपने बच्चों को खिला रहे होते, बजाय रास्ते में बेमौत मरने के। बजाय छोटे छोटे बच्चे नंगे रास्तों पे चलते चले जा रहे हैं, पैर उनके दर्द के मारे टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, लू का सामना कर रहे हैं, गर्मी का तपन का सामना कर रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आज के बाद साहब हम कभी लौट करके इस जगह पे नहीं आएंगे। किन चीज़ों की उन्हें ये सज़ा मिल रही है। तो मैं सरकार की नीति का ताली बजा करके पुरज़ोर विरोध करती हूँ। मैं इस देश की एक नागरिक हूँ, ज़िम्मेदार नागरिक हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बात का समर्थन किया जाए। जहाँ आपकी बात गलत लगेगी वहाँ विरोध भी किया जाएगा। ये जनता है साहब, जनता है, उठाती भी यही है और गिराती भी यही है। जहाँ आप साथ सही करेंगे वहाँ आपका समर्थन होगा। थाली भी बजेंगी और ताली भी बजेंगी और घंटी भी बजेगी, पूरा समर्थन होगा। लेकिन जहाँ पे नीतियाँ गलत होंगी वहाँ पे आपका विरोध भी होगा। एक सच्ची भारतीय की तरफ से जय हिंद, जय भारत।